नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं कानून की दस्तक, और कानून की दस्तक में आज हम एक बार फिर से महिलाओं को लेकर बात करेंगे कि आखिर महिलाओं के हक क्या हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और महिलाओं के लिए जो हक बनाए गए हैं क्या सही से उनका इस्तेमाल हो पा रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक महिलाओं के लिए आप देखिए प्लेटफॉर्म तो रखा गया है, मदद भी रखी गई है, लेकिन सही उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाईकोर्ट की एडवोकेट हैं सुप्रिया चौहान। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए सुप्रिया। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से महिलाएं अपनी हकों को लेकर लड़ाई के लिए देखी भी जाती हैं, और हर कोई ये कहता भी है कि महिलाओं को मंच पर सामने आना चाहिए, अपने हक को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से हक है महिलाओं के, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। आशा जी, मैं आपको कहूँगी कि जो भारत का आईन है, भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने औरतों के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजंस बनाए हैं। अगर आप आर्टिकल 16 देखेंगे, आर्टिकल 15 देखेंगे, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी में भी एक क्लॉज डाला है, एक सबसेक्शन डाली है आर्टिकल की कि औरतों के लिए अगर स्पेशल प्रोविजंस डाले जाएंगे तो वो इक्वालिटी की ब्रीच नहीं होगा, वो इक्वालिटी की वायलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है कि टाइम मेमोरियल से या बहुत सारे सेंचुरी से जो औरतें हैं उनके वो हमेशा प्रताड़ित रही, हमेशा उन पर किसी ना किसी तरीके का जुल्म हुआ, समाज में हुआ। क्या वो सती प्रथा थी, क्या वो चाइल्ड मैरिज थी, क्या वो विडो रिमैरिज जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लाई, वरना छोटी बच्ची अगर पहले तो शादी कर दिया जाती थी 8-9 साल में या 10 साल में, और भगवान ना करें तो कभी ऐसा होता था कि डेथ हो गई हस्बैंड की, तो वो छोटी बच्ची जो हार्डली 10, 11, 12 इयर्स की होती थी वो उसी वक्त विडो हो जाती थी। और फिर इतना बड़ा उस पर एक प्रेशर रहता था, स्टिग्मेटिक प्रेशर रहता था कि वो ये प्रेफर करती थी कि ये जो मुझे इन्होंने एक विडो का स्टेटस देना है, इससे अच्छा मैं सती हो जाऊं अपने पति के साथ। और आप सोचेंगे जो 8, 9, 10 साल की बच्ची होती थी उसको ये पता भी नहीं होता था कि शादी क्या है। तो बहुत सारे ये जो बड़ी बड़ी एनॉमलीज थी, बहुत सारे इविल्स थे समाज में, ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट आ गया है, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी हैं, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है औरतों के खिलाफ ये सब चीजों को इरेडिकेट करने की। तो ये सब सारा जब निचोड़ा गया और जब हमारा समाज सभ्य हो गया, जब हमें आजादी मिली हिंदुस्तान को 47 में, और ड्राफ्ट मेकर्स ने जब बनाना शुरू किया, तो भारत के संविधान में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की, ताकि उन्हें पता था कि ये समाज मेल डोमिनेंट समाज है, यहाँ पेट्रियार्कल समाज है, आदमियों की सुनी जाती हैं, आदमियों का ही बाहर निकलने को सब लोग प्रेफर करते हैं, उसी को सब एक्सेप्ट करते हैं। तो औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। महिलाओं के लिए जो फ्री लीगल एड बनाया गया है, उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकती है महिला? देखें आशा जी, जो राइट टू फ्री लीगल एड है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आर्टिकल 29A में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसमें क्या दिया गया कि औरत, देखें मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बोलती हूं कि राइट टू फ्री लीगल एड का मतलब है अगर एक औरत जिसके पास 1 रुपया नहीं है, या औरत जिसके पास करोड़ों अरबों की जायदाद है, गूगल की CEO है, कोई बड़ी अफसरान है, कोई बड़ी चीफ मिनिस्टर है, कोई बड़ी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, उनको भी राइट टू फ्री लीगल एड दिया जाएगा। क्योंकि एक्सक्लूसिव ये कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो औरतों की बेहतरी के लिए था। लेकिन आगे वो क्या उन लोगों को पता है कि आर्टिकल जो 29A है, या जो राइट टू फ्री लीगल एड है, रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट है, कि उनको कोई जो कोर्ट है या जो गवर्नमेंट है वो वकील देगा, उसको ये लिटिगेशन का खर्चा अपने जेब से नहीं निकालना पड़ेगा, ना ही उसको वकील करने में कोई जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसको कोर्ट बकायदा उसकी एक दरख्वास्त में जिसमें वो लिखेगी कि भाई फलाना केस है और फलाने केस में मुझे एक वकील चाहिए, अपने आप को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं कोर्ट में। तो ये एक प्रॉपर एक्ट है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, जिसके अंदर डिफरेंट कमिटीज बनाई गई, डिफरेंट अथॉरिटीज बनाई गई, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिनका काम है। लेकिन हाँ, आपका प्रोग्राम का नाम ही बहुत खूबसूरत है, कानून की दस्तक। तो वो कानून की दस्तक उन दरवाजों तक कौन पहुंचाएगा? वो हम पहुंचाएंगे, आपके जैसे आपका ये चैनल है, इसके माध्यम से ये जो प्रोग्राम है ये पहुंचाएंगे। वो लोग जिनके ऊपर ये ड्यूटी दी गई है, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोगों तक ये बताएं कि भैया देयर इज एन
एक्ट, देयर इज अ लेजिस्लेशन जिसका काम है कि लोगों को बताना कि तुम्हारे पास ये प्रोविजंस है और आप इनको, लेकिन आपको वो जायज तरीके से उनको प्रोविजंस को यूज करना। आप देख रहे होंगे आशा जी, आजकल अब्यूज है हर जगह लेजिस्लेशंस का, लॉज का, एक्ट्स का, और वही हमारी फीमेल फोक्स हैं वही कर रही हैं। और जिन औरतों को एक्चुअली में इस राइट टू फ्री लीगल एड को यूज करना है उनको पता ही नहीं है। जी, क्या लगता है किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए कि महिलाओं को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके हक क्या हैं, हक का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कानून जो आपके लिए बनाए गए हैं कैसे बाय स्टेप आपको वहां तक पहुंचना है। आशा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब खुद मैं कुछ ऐसे केसेस कर रही हूं जहां पर इतना अब्यूज है लेजिस्लेशंस का, इन वेलफेयर लेजिस्लेशंस को, और ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए औरतों के लिए, मतलब ये छोटी बात नहीं है। आप देखेंगे अगर कोई भी इन लेजिस्लेशन या इन एक्ट्स के अंदर जो भी ऑफेंस कोई आदमी करता है या आदमी से जुड़ा हुआ कोई परिवार करता है या उसके परिवार का सदस्य करता है, पहला काम है उसके ऊपर FIR लगना। और आपको पता है अगर FIR प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बना दिए गए हैं जहां बेल देना कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहेगी, उस इंसान का राइट नहीं रहेगा। तो लेकिन परेशानी का आलम यह है, मैं खुद केसेस कर रही हूं जहां पर औरतों ने हनी ट्रैप किए हैं, औरतों के मोटिव कुछ और हैं, कहीं ना कहीं से जो हमारे लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं। देखें, सब ऐसे नहीं, मैं भी एक फीमेल हूं, हम सब, हमारा दायित्व है, और एक औरत जो है ना वो घर की शान है, घर की इज्जत है, भारत की इज्जत है, पूरे वर्ल्ड की इज्जत है। उसी को देखना है कि मुझे किस दिशा में लेना, और वो जैसा चाहे वैसा कर सकती। लेकिन अब्यूज इतना ज्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं, हनी ट्रैप केसेस जहां पर आजकल सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी हैवीली आई है उस पर कि भाई जो प्रॉमिस टू मैरी है वो आपने देखना है किन हालातों में किया गया, क्या इंसान दोनों साथ में गए, क्या एक दूसरे की एलिगेशन है मानने लायक। उसके बाद आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है। मैं खुद केसेस कर रही हूं जिसमें मैं देखती हूं कि इस तरीके से बनाया जाता है, जो झूठ को सच बता के बनाया जाता है, और कोर्ट को ऐसा दिखाया जाता है, कोर्ट पहली तारीख पे ही, पहले दिन ही कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स कर देते हैं जो हस्बैंड्स के लिए टोटली स्टिग्मेटिक है, टोटली हरासमेंट है हस्बैंड की। तो क्या वो उन सब लोगों का जिनके लिए ये लेजिस्लेशन बनाई जाती है, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जाते हैं, क्या ये उन सब औरतों का दायित्व नहीं बनता? जब इस तरह से कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाता है एक शख्स का, क्योंकि अगर एक महिला अपने हक का इस्तेमाल करती है, सही से करे तो न्याय मिलेगा, लेकिन अगर उसका ही इस्तेमाल वो गलत तरीके से करती है तो कहीं ना कहीं सजा की पात्र वो भी होनी चाहिए। बिल्कुल है, मैं आपको क्या बताऊं, जो कोर्ट्स हैं वो, अब अगर आप देखेंगे कि कानून में जब कोर्ट में हम जाते हैं तो दो पक्ष रहते हैं ऑलवेज, एक डिफेंस रहता है, एक हमारा प्रोसिक्यूशन रहता है, या जो कंप्लेनेंट रहती है, और दूसरा वाला रिस्पोंडेंट जो एक्यूज जिसको कहा जाता है, अलेज्ड एक्यूज। तो जब उनके वकील आगे आते हैं पूरे फैक्ट्स को लेकर, असलियत को लेकर, तो ऑब्वियसली वहां वो दब जाती चीजें। लेकिन आशा जी, जो पहले दिन ऑर्डर्स मिलते हैं ना, जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसमें उन मैजिस्ट्रेट्स को या उन जजेस को जो इजाजत कानून देता है कि पहले दिन ही अगर आप किसी का एफिडेविट देखते हैं तो आप उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं दूसरे की गैर मौजूदगी में। लेकिन आपको नहीं पता वो ऑर्डर्स कितने हार्श होते हैं, वो किसी की जिंदगी ले सकते हैं। कुछ इनोसेंस लोग हैं जो एक्चुअली में ये कोर्ट का जो बर्डन है ना, बर्दाश्त नहीं। देखिए, हम तो बड़े अच्छे से सुबह उठते हैं, जैसे आप अपने दफ्तर आती हैं, हम भी उठ के कोर्ट जाते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए कोर्ट जाना आसान नहीं है। लोगों को स्टिग्मेटिक लगता है कि कोर्ट कैसे बोलेंगे, जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम तो खानदानी शरीफ हैं, हम कैसे कोर्ट जाएंगे। तो वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्री लिटिगेशन काउंसलिंग चाहिए इन लोगों की, कोई ऐसे सेंटर्स चाहिए, एस्टैब्लिश हुए भी हैं, कश्मीर में भी हुए हैं, यहां भी काउंसलिंग सेंटर है, मीडिएशन है, लेकिन उसका मुझे लगता है थोड़ा सा उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये जो फेक केसेस हैं इन वेलफेयर लेजिस्लेशंस में, इनको रोका जाए। 498A को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आप मार्केट में उतरेंगी तो ज्यादातर केसेस 498A के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, और लड़कियां ज्यादातर यही केस जो है वो अपने घर वालों पर लगा देती हैं। बिल्कुल, किस तरह से इस केस से बचना है और क्यों ये केस लगाया जाता है, क्या कुछ वो उस वक्त परिस्थितियां वहां पर रहती हैं? आशा जी, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि आप देखेंगे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं ना, हर केस के वेरी करते हैं। मैं मानती हूं कि अगर 10 केसेस फाइल होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें से मुझे पता है 2 या 3 जेन्युइन भी होंगे, 2 होंगे, लेट अस प्रिज्यूम। लेकिन वो जो 7 या 8 है ना, वो या तो
एक दूसरे की ईगो हर्ट हो जाती है, या तो एक दूसरे में एरोगेंस आ जाती है, या कहीं सिविल डिस्प्यूट रहता है। आप देखेंगे बहुत जगह जो घर की बेटियां हैं या बहुएं हैं वहां वो यूज की जाती हैं सिविल डिस्प्यूट्स में, प्रॉपर्टी मैटर्स में। मतलब खुद ही आपने देखा होगा आम घर में ही जब दो आदमियों की लड़ाई होती है तो तीसरी औरत कहती है ज्यादा मत बोल, मैं थाने जाऊंगी ना और मैं कहूंगी इसने मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। ये हम खुद सुनते हैं, मैं वकील हूं, मैं खुद सुनती हूं, और मैं ये सोचती हूं कि ये कितनी ना समझ है कि इसको ये नहीं पता कोर्ट की मशीनरी क्या है। देखिए कोर्ट में मैं मानती हूं लोग कहते हैं डिलेड जस्टिस है, लेकिन उतना डिले भी नहीं है कि अक्यूज्ड सरेआम बड़े सिर उठाकर चले, ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 498A है, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार हैवीली आया है जो फ्रॉडस्टर्स हैं या जो झूठे कंप्लेनेंट्स हैं उनके ऊपर कि पुलिस का काम है वेरीफाई करना, या कोई विलेज लेवल कमेटी बनानी है या कोई वेरिफिकेशन कमेटी बनानी है जो पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करेगी। लेकिन समाज ही ऐसा, मैं क्या कहूं आपको, वो फैक्ट्स को वेरीफाई करने से पहले पुलिस के पास पहुंच चुकी होती है, फोटो डिफरेंट बना चुकी होती है। जो अब्यूजर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन केसेस, देयर आर जेन्युइन केसेस जहां लड़कियों के साथ होती है ज्यादती, बहुत ज्यादती होती है, और मुझे लगता है वो 10 लड़कियों के साथ अगर ज्यादती होती होगी उसमें से 1 या 2 ही कोर्ट आती है। वहां भी घर वाले दबा देते हैं, नहीं जाना जी, इज्जत की बात है, एक बार रख लो इज्जत। लेकिन जहां फ्रॉडस्टर्स हैं, जहां झूठी कंप्लेनेंट्स हैं, या जो कंप्लेनेंट आजकल शौक में रहती हैं कि रोज कोर्ट जाकर भाई पुलिस स्टेशन विजिट करने हैं, तो वो जो है वो तो उस लेवल की हो चुकी है कि पुलिस वाले भी घर वालों को फोन करते हैं, जनाब इसको ले जाइए। ये सुबह आती है और कहती है मेरे घर वालों को तंग करो, मेरे घर वालों को बुलाओ रोज थाने। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उनमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना। और यस, सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि पहले ही दिन जब वो एक्स पार्टी ऑर्डर्स देते हैं या जब वो देखते हैं इस तरीके से केस प्रेजेंट किया गया, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक दिन का नोटिस दूसरी पार्टी को दे दें और उनका भी पक्ष सुन ले, मुझे लगता है घर तबाह होने से बच जाते हैं। सुप्रिया, आपको नहीं लगता कि जब एक एक्यूज्ड पहुंचता है, अगर सपोज कोई महिला ही है जिसके साथ गलत होता है, वो पहुंचती है, लेकिन वो प्रॉपर अगर फाइल लेकर पहुंचती है, फोटोग्राफ्स लेकर पहुंचती है, वीडियोस लेकर पहुंचती है, रिकॉर्डिंग्स लेकर पहुंचती है, आपको नहीं लगता कि वो एक प्री प्लान होता है कि मौका आने पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा? देखिए आशा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एकदम क्रेडिबल कंप्लेनेंट होगा ना, उसका जो हाव भाव, उसका बोलने का लहजा, उसका कंडक्ट, उसका पेन, उसकी सफरिंग, वो मैं आपको बता दूं कोर्ट पहले ही इंस्टेंस में, हमारे कानूनी भाषा में कहते हैं प्राइमा फेशियाe, एपरेंटली कोर्ट को चल जाता है पता। लेकिन आजकल मैं आपको बता नहीं सकती उस लेवल की फ्रॉडस्टर कंप्लेनेंट्स हैं, कितनी मॉर्फिंग की गई है, इस तरीके से फोटो खिंचवाए जाते हैं कि लगता है मार पड़ी है, और कोर्ट मजबूर हो जाता है, कोर्ट के हाथ बंद जाते हैं और कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कुछ इसी तरीके से हम भी कोर्ट में केसेस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ ही दिन बाद जब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स ऑब्टेन किए गए हैं, जब हम कोर्टों में गए हैं तो ऊपर के कोर्टों ने उन चीजों को रोका है, उन्होंने कहा है। क्योंकि आप देखें, अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए कोर्ट में आया था ताकि जो भूखी फैमिलीज है, जहां भूख से दुनिया मर रही है, उन फैमिलीज को वो एक शक्कर प्रोवाइड करे। जहां औरतें जिनको खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, जेन्युइन फीमेल्स जिनको डिप्राइव किया गया है फैमिलीज द्वारा, हस्बैंड द्वारा, उनकी फैमिली द्वारा, तो उनके लिए वो उनके लिए कोई माध्यम बने। लेकिन आजकल तो फैशन ही हो गया, आजकल वोग हो गया कि जरा सी लड़ाई होती है और वो कहती है मैं चली जी। पहले हमारे यहाँ था 488, आप देखेंगे औरत को ये नहीं पता मेरा नाम क्या है, साइन नहीं करने आता, बट उसको पता है 488 है जी कुछ, अब वो 125 हो गई है सिंस एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। तो मुझे ये लगता है 488 और 125 जनाब, 488 इज मेंटेनेंस, 125 अब यहाँ के जो CRPC है सेंटर की, उसमें मेंटेनेंस के कानून को किस तरह से इस्तेमाल करती थी महिलाएं? इसलिए करते थे कि अब्यूज करना है। मैं आपको खुद बोल रही हूँ, मेरे केस में औरत अपने घर में रह रही है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, माना नहीं रहना चाहती उसके साथ, बच्चे उसका हस्बैंड पाल रहा है, और जनाब कोर्ट में जाके पेश करती है कि मुझे तो मार पड़ती है रोज, मैं तो वहां रहती भी नहीं हूं, मेरे घर वाले मुझे खर्चा उठा रहे, और वो चाहती है पहले दिन ही हस्बैंड की आधी सैलरी मुझे मिल जाए। तो ये ऐसे तो नहीं होगा ना, कानून इसलिए तो नहीं बना
कानून बना था वेलफेयर करने के लिए, कानून बना था डिप्राइव्ड औरतों को वैगरेंसी से बाहर निकालने के लिए, कानून बना था शक्कर प्रोवाइड करने के लिए जो भूखी फैमिलीज थी। कानून नहीं बना था कि हस्बैंड्स को इस लेवल पे ला दो कि वो रात को ये सोचे कि सुबह मैं अपने कमरे में सुसाइड कर लूं। कहीं ना कहीं देखें, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ना ही मैं वो फेमिनिस्ट हूं जो 24 घंटे गाने गाए और ये कहे कि सिंस मेरे साथ खराबी हुई तो मैं चाहती हूं आदमियों के साथ भी हो। मैं चाहती हूं एक समाज जहां इक्वालिटी हो औरतों के साथ भी, क्योंकि हमें तो चाहिए, हमें तो इसलिए चाहिए, हमने बहुत फेस किया है। हम अगर घर से बाहर निकलते हैं हमें यह पूछा जाता था क्यों जा रही हो। पहले फादर, शादी हो गई तो हस्बैंड, फादर कहीं बाहर गए तो भाई बड़ा हो गया तो भाई, तो हम तो हमेशा बंदिशों में ही रहे ना। लेकिन जो एक अच्छी औरत है वो कभी नहीं चाहेगी कि अगर जो मेरे साथ हुआ अब आगे आदमियों के साथ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा। पुलिस का कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जिससे सब डरते हैं, उसके डंडे से, उसके बात करने से। तो पुलिस अगर प्रॉपर्ली वेरीफाई करे, प्रॉपर्ली लोगों को काउंसिल करे, प्रॉपर्ली सपोर्ट प्रोवाइड करे, मुझे नहीं लगता कोई फैमिली डेयर करेगी कि हम अपनी वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस करना। पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं करती जी, तो उस केस में किस तरह से धारा जो है वो लग सकती है? देखें, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, 156(3) करके 156(3) देयर इज अ प्रोविजन इन हमारे सीआरपीसी। यू कैन गो एंड यू कैन टेल मजिस्ट्रेट कि भैया मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया, कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस ने नहीं माना, एफआईआर नहीं लगाई। उसके बाद आप एसएसपी साहब के पास गए, एसएसपी साहब को भी आपने लिखा, एसएसपी साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। देन यू हैव अ राइट कि आप एक एप्लीकेशन मूव करो 156(3) में टू द मजिस्ट्रेट, डायरेक्शन करवाओ कि भाई इनको बोलो इन्वेस्टिगेट करें और फैक्ट्स देखकर वहां एफआईआर लगाएं। अब आगे मजिस्ट्रेट अगर देखते हैं कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दिया है कंप्लेनेंट ने, तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि भाई आप प्रोसेस ऑफ लॉ को इनिशिएट करें या आप इन्वेस्टिगेट करें और एफआईआर लगवाएं। लेकिन ये जो फेथ है ना लोगों का पुलिस में, ये पुलिस को खुद इंस्टिल करवाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आजकल अमूमन मुंह पे कहते हैं कि भाई हमने पुलिस वालों के पास कैसे जाना, दूसरी पार्टी से तो पैसे खा लिए उन्होंने। लेकिन हमारी पुलिस बहुत सशक्त है, हमारी पुलिस बहुत पावरफुल है। मुझे ये लगता है जो कुछ चुनिंदा ब्लैक शीप्स हैं इस डिपार्टमेंट में, वो अगर बाहर निकले तो पुलिस एफिशिएंटली चाहे तो एक रात में मसला हल कर सकती है किसी भी चीज का। 498A की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। क्या लगता है कि उस अरेस्ट से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि कई बार गलत तरीके से भी कानून का इस्तेमाल होता है। सही जो होता है वो तो सामने होता है, उसमें तो अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो किस तरह से बचने के प्रावधान है? देखिए, एंटिसिपेटरी बेल है, लेकिन ये जो विमेन स्पेसिफिक लॉज है ना, इसमें भी ऊपर क्या वो नीचे के कोर्ट्स, क्या वो हाई कोर्ट, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। कहती है कि नहीं, शायद कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि बार बार जो एक्ट है, लेजिस्लेशन है, वो प्रिज्यूम करती है कि औरत इनोसेंट होगी, तभी ये चीजें स्टार्ट हुई होंगी, इनिशिएट हुई होंगी। लेकिन मैं अगेन कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स बार बार इस कंक्लूजन पे आई है कि नहीं, आजकल तो 10 में से जो 8 केसेस दायर किए जाते हैं, जो दावे दायर किए जाते हैं, वो सब झूठे हैं और उनको बड़ा हैवीली डील करना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा, ताकि प्रेसिडेंट सेट हो कि औरतें दोबारा 10 बार सोचें कि ये कदम उठाना या नहीं उठाना। लेकिन क्या करें, पहले दिन ही माँ बाप अरेस्ट, जो ननंद अमेरिका बैठी है उसका भी नाम, जो देवर कहीं मध्य प्रदेश या बिहार बैठा है उसका भी नाम, जो छोटा देवर कहीं और पढ़ रहा है उसका भी नाम, बेचारा कोई पेपर दे रहा है उसका भी नाम। मैं तो कहती हूँ ये जितनी भी लेजिस्लेशन है उनका मजाक बन चुका है। लेकिन इन पे कौन इनका जो कहते हैं ना कि टाइट स्क्रू कौन कर सकता है, दैट इज ओनली जुडिशरी, एंड जुडिशरी इज डूइंग दैट। एंड यू जस्ट सी, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, एंड आई एम श्योर टाइम के साथ जैसे ये कुछ चीजें खत्म होंगी ना, आशा जी आप खुद देखेंगी ये सब मुक्त अच्छा हमारा समाज तो है। ट्रांसपेरेंसी की तो बात हो रही है सुप्रिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब तक वो सब इन्वेस्टिगेशन होती है उससे पहले ही अरेस्ट हो गया होता है और परिवार वालों को प्रताड़ना जो है वो मिल गई होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कानून आपने बनाया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। या तो पहले काउंसिल होना चाहिए, बिठाकर पूछना चाहिए दोनों पक्षों को कि आखिर कहां पर समस्या है। फेक केसेस, जिस तरह से आपने कहा कि फेक तरीके से फ्रॉड जो है वो किया जाता है, जो फ्रॉड केसेस सामने आते हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कानून है ना उसमें माना जाता है कि जब तक इल्जाम प्रूव ना हो आपने किसी भी अक्यूज्ड को इनोसेंट मानना है,
ठीक है, इसीलिए उसको बेल का प्रोविजन दिया है, उसको एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन दिया है, उसको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल का प्रोविजन मिला है। लेकिन देखें, ये बहुत आसान तरीका है किसी से रंजिश निकालने का, क्योंकि कानून की मशीनरी जब आपने सेट कर दी इनटू एक्शन या उसको मोशन में डाल दिया, तो ऑब्वियसली जो एक शरीफ खानदान है या जो लोग शरीफ हैं, इनोसेंट हैं, जिन्होंने एक्चुअली में कुछ नहीं किया, घर बैठे थे, वही लड़के गई, वही थाने भी गई, वही रिपोर्ट भी रपट भी लिखवाई, वही जाकर सब कुछ इनिशिएट भी करा दिया, तो ह्यूमिलिएशन है, नो डाउट ह्यूमिलिएशन है। बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आर कमिंग वेरी हैवीली ऑन देम। आप देखेंगे बहुत आजकल सुप्रीम कोर्ट 354A जो मॉडेस्टी हर्ट वाली है विमेन, जो आजकल नया फैशन आ गया है, आपस में दो बंदों की लड़ाई हुई, औरत कहती है जी तू बैठ, मैं तुझे कोर्ट में देखूंगी। वो कैसे कोर्ट में देखूंगी कि 354 लगा दो जी, 498A तो चलो हस्बैंड या बाकियों पे लगेगा, लगा दो जी, सेक्शंस लगा दो जहां पर आपकी औरतों के साथ, मतलब जहां भी कोई आपका सेक्सुअल असॉल्ट है, जो भी है आप कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून की आंखें बंद नहीं है, कानून की आंखें उस तरीके से बंद है कि उसके सामने जो भी आप लाओगे वो उस पर डिसाइड करेगा। पर कानून की आंख वैसी बंद नहीं है कि वो हमेशा गलत ही होने देगा। कानून में जब कानून ले डाउन किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, केस लॉज बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर ये केसेस आते हैं तो पहले वेरिफिकेशन की जाएगी, फैक्ट्स देखे जाएंगे, जहां बेल बनती है बेल दी जाएगी, जहां एंटिसिपेटरी बेल बनती है वहां दी जाएगी। और जो ये फॉल्स कंप्लेनेंट्स हैं, ये जो फ्रॉडेस्टर कंप्लेनेंट्स हैं, या जो हैबिचुअल क्रॉनिक कंप्लेनेंट्स हैं, जिनको शौक है रोज कोर्टों में जाने का, जिन्हें शौक है रोज पुलिस स्टेशन विजिट करने का, जिनको मोहब्बत हो चुकी है पुलिस स्टेशनों से या फालतू बातों से, तो उनके ऊपर हमारे जो अपेक्स कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, वो बहुत हैवीली आए हैं। और ये मैं बता दूं आपके माध्यम से कि जो ये फ्रॉड कंप्लेनेंट्स है ना, इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, इनकी जिंदगी चंद साल, बहुत होगा तो साल या 2 साल होगा, उसके बाद अल्टीमेटली FIR क्वाश होती हैं, लोग बाइज्जत बरी होते हैं। लेकिन ठीक है, मैं मानती हूं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो 1-2 साल का ट्रॉमा, स्टिग्मा उन फैमिलीज ने बर्दाश्त किया होता, कुछ आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका 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 यू नो लक है, वो आप अनफॉर्चुनेट है, मतलब आपका दैट्स योर मिसफॉर्चून, जिसकी वजह से वो इंसान आपसे मिलता है, जुड़ता है। लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि जिंदगी तो जीने का नाम है ना। आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ हो गया, मुझ पे केस डाल दिया, बस अब मैं मर गया। मानती हूं इनोसेंट फैमिलीज या जो शरीफ फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत स्टिग्मैटिक होता है, लेकिन आपको चलना है, यू हैव टू रन द शो, उभर कर सामने आना, बिल्कुल आपको निकलना है। जुड़ने के लिए तो Thank you. कानून की दस्तक आप देख रहे थे, और एक दस्तक जरूर उन्होंने छोड़ दी है कि फेक अगर आप केसेस किसी पर डालते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिन फैमिलीज के साथ ये सब कुछ होता है, उन्हें स्टिग्मा से बाहर आने की जरूरत है कि ये एक जिंदगी का पार्ट था, यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक नई शुरुआत जरूर होती है। आप देखते हो ये कार्यक्रम।